दो दोस्त हैं, राज और राहुल। दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े, एक ही नौकरी शुरू की और शुरुआत में सैलरी भी बराबर थी। राज ने हमेशा अपने पैसों को एफडी या सेविंग अकाउंट में रखा, इन्वेस्ट करने से डरता रहा। वहीं राहुल ने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना शुरू किया, कभी म्यूचुअल फंड में, कभी स्टॉक्स में और कुछ पैसे बॉन्ड्स में। 20 साल गुजर गए और आज भी राज हर महीने की सैलरी के भरोसे ही है। उसके पास थोड़ा बहुत पैसा पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड और बैंक एफडी में है, लेकिन महंगाई के कारण उसकी सेविंग्स की परचेजिंग पावर उतनी नहीं बढ़ पाई। दूसरी तरफ राहुल ने इन 20 सालों में अपने इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा कॉर्पस बना लिया। उसके इन्वेस्टमेंट से आने वाले रिटर्न्स जैसे डिविडेंड्स, इंटरेस्ट अब इतने हैं कि अगर वो नौकरी छोड़ भी दे तब भी घर का खर्चा चल सके। ये है फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब। राहुल आज अपने शौक और पैशंस को फॉलो कर सकता है क्योंकि उसने जल्दी शुरुआत करके डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट किया। राज सोचता है काश उसने भी राहुल की तरह फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करके इन्वेस्ट किया होता। देश में आज बहुत से लोग राज की तरह हैं जो इन्वेस्ट करने से डरते हैं। एवरेज इंडियन सैलरी का थोड़ा पैसा जोड़ता तो है, लेकिन स्टॉक मार्केट या बॉन्ड जैसे इन्वेस्टमेंट से दूर भागता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 3% भारतीय लोग ही स्टॉक मार्केट में सीधा निवेश करते हैं। कंपेयर करें तो चाइना में यह नंबर है लगभग 13% और अमेरिका में 55%। मतलब इंडिया में अभी भी बहुत कम लोग अपने पैसों से अपने लिए रिटर्न्स जनरेट करते हैं। ऐसा क्यों? हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी एक बड़ी वजह है इसकी। एक सर्वे के हिसाब से केवल 27% लोग फाइनेंशियली लिटरेट हैं देश में, यानी 4 में से सिर्फ एक व्यक्ति के पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट की। दिक्कत इसमें आती है कि दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी में से एक होने के बाद भी अगर लोगों को पैसे मैनेज करना नहीं आएगा तो वो इस ग्रोथ का फायदा नहीं उठा पाएंगे अच्छे से, और फायदा तो दूर की बात, नुकसान कर बैठेंगे अपना। फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी से लोग निवेश करने से डरते हैं, रिस्क से घबराते हैं और अक्सर गलत फैसले ले बैठते हैं, जैसे फ्रॉड स्कीम्स में पैसा डालना या सिर्फ एफडी में रख के संतुष्ट हो जाना या स्टॉक से ज्यादा रिस्की रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में घुसना। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टिंग की समझ हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, खासकर देश के युवाओं के लिए। ये ज्ञान स्कूल भी नहीं देता और कई घरों में माँ बाप भी अपने बच्चों से इसकी बात नहीं करते। वो सिर्फ उन्हें एक अच्छी नौकरी ढूंढने के लिए तैयार करते हैं, उन्हें पैसे संभालना नहीं सिखाते। तो कईयों को अपने दोस्तों या इंटरनेट के जरिए इसके बारे में पता चलता है, जो कई बार तो उल्टी दिशा में भी ले जा सकता है उन्हें। प्रॉपर रिसर्च नहीं करते और गलत डिसीजन का शिकार हो जाते हैं। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि लाइफ स्किल है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने में मदद करती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का सिंपल मतलब है पैसे के लिए काम आप ना करें बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। जिस दिन आपके इन्वेस्टमेंट से इतनी पैसिव इनकम आने लगे कि आपका खर्चा निकल जाए, समझ लीजिए आप फाइनेंशियली फ्री हो गए। आगे हम जानेंगे कि कैसे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाई जाए और कैसे अपना रोड मैप बनाएं। अभी शुरुआत करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से जो हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। ये सवाल अक्सर बिगिनर्स के मन में आता है कि इन्वेस्ट करना इतना जरूरी क्यों है, सीधा बैंक में पैसे डाल दो या एफडी करवा लो। इसका आंसर है कंपाउंडिंग का जादू और महंगाई यानी इन्फ्लेशन का असर। अगर आप इन दोनों को समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि इन्वेस्ट करके पैसा बढ़ाना कितना इंपॉर्टेंट है। स्कूल में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सुना था, लेकिन शायद समझे नहीं थे ठीक से। कंपाउंडिंग को सिंपल तरीके से समझे तो ये इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कमाने का प्रोसेस है। जब आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके रखते हैं तो उस पर जो रिटर्न मिलता है, अगर उसे वापस इन्वेस्ट कर दिया जाए तो अगले साइकिल में आपको उस रिटर्न पर भी और रिटर्न मिलेगा। लंबे समय तक ये बढ़ता ही चला जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां वंडर भी कहते हैं कुछ लोग, क्योंकि पहले धीमी गति से ग्रोथ के बाद ये पैसा एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है। एक छोटा एग्जांपल, राहुल ने 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया, एक ऐसी जगह जो 12% एनुअल रिटर्न देता रहा। मान लेते हैं कोई म्यूचुअल फंड है, ये 5,000 महीने का मतलब 60,000 रुपए साल का इन्वेस्टमेंट। 10 साल में उसका टोटल डला हुआ प्रिंसिपल 6 लाख होगा, मगर इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग के कारण पोर्टफोलियो 11 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। 20 साल बाद ये 12 लाख का प्रिंसिपल और टोटल वैल्यू हो जाएगी 50 लाख रुपए तक, और 30 साल बाद 18 लाख का प्रिंसिपल कंपाउंडिंग के जादू से वैल्यू को 1.5 करोड़ से भी ज्यादा पहुंचा सकता है। यही है पैसा बनाए और पैसा का मतलब। आपके पैसे से जो रिटर्न्स आए वो भी और पैसे बनाने में लग गए। जितनी जल्दी शुरुआत करें उतना ही ज्यादा टाइम कंपाउंडिंग को दे सकते हैं और ग्रोथ बढ़ती चली जा सकती है। इसको कैलकुलेट करने का एक रूल ऑफ 72 है जो बताता है कि आपके पास पैसा कितने सालों में डबल होगा। 72 को आप रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करो। मान लेते हैं 12% है तो 72 डिवाइड बाय 12 आता है 6, यानी आपका पैसा 6 साल में डबल हो सकता है। वही अगर रिटर्न सिर्फ 4% है तो 72 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 18 साल लग जाएंगे पैसा डबल होने में। इसका इस्तेमाल करके आप अपने रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं अच्छे से। अब दूसरी इंपॉर्टेंट वजह इन्वेस्ट करने की है महंगाई यानी इन्फ्लेशन।
महंगाई ऐसा साइलेंट किलर है जो आपके बचाए हुए पैसों की वैल्यू धीरे धीरे खत्म कर देता है। 1990 में 1000 रुपए में जो सामान आता था शायद आज 10,000 रुपए में भी ना आए। आप खुद देखते होंगे अपने 5 साल पहले किराने के बिल और आज के बिल में फर्क। यही महंगाई का असर होता है। इन्फ्लेशन को सिंपल भाषा में समझे तो चीजों के दाम बढ़ने का दर कहते हैं इसे। अगर इन्फ्लेशन रेट 6% है तो इसका मतलब आज जो चीज 100 रुपए की है अगले साल 106 रुपए की हो जाएगी। आपके 100 रुपए की परचेजिंग पावर कम होकर रह जाएगी। तो उसे बरकरार रखने के लिए आपके पैसे को कम से कम 6% से ज्यादा तेजी से ग्रो करना पड़ेगा हर साल। यदि आप इन्वेस्ट नहीं करते, सिर्फ बैंक में पैसा रखते हैं कम इंटरेस्ट पर, तो आपके पैसे की रियल वैल्यू में घटेगी और नुकसान हो जाएगा। जैसे कुछ साल पहले तक बैंक एफडी सिर्फ 5% ब्याज दे रहे थे, जबकि इन्फ्लेशन 6 से 7% तक पहुंच गई थी, तो उसका रियल रिटर्न नेगेटिव हो गया। मतलब एफडी करके भी आप नुकसान में जी रहे थे। हालांकि अब एफडी रेट कुछ बेहतर हुए हैं 7% के आसपास, मगर फिर भी इन्फ्लेशन से फर्क बहुत ही कम है। इसलिए इन्वेस्ट करना जरूरी बन जाता है ताकि आप अपने रिटर्न से इन्फ्लेशन को मात दे सकें। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 12% रिटर्न दे रहा है और इन्फ्लेशन 6% का है, तो आप 6% का रियल ग्रोथ कमा पा रहे हैं और वेल्थ बढ़ती जा रही है उसमें से। अब सवाल उठता है कहां और कैसे इन्वेस्ट किया जाए, ऑप्शंस क्या क्या हैं और कैसे डिसाइड करें। इसका जवाब है एसेट क्लासेस को समझना और अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना। फाइनेंस की दुनिया में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे रास्ते होते हैं। मोटा मोटा हम उन्हें एसेट क्लासेस कहते हैं। 4 मेजर टाइप के होते हैं ये: फिक्स्ड इनकम, इक्विटी, गोल्ड और रियल एस्टेट। आजकल कुछ नए एसेट्स भी आ गए हैं जैसे क्रिप्टो वगैरह, लेकिन हम ट्रेडिशनल एसेट्स पर ही फोकस करेंगे आज। इनका अपना अपना रिस्क रिटर्न प्रोफाइल रहता है। कुछ सेफ होते हैं पर रिटर्न कम, कुछ रिस्की हैं पर लॉन्ग टर्म में रिटर्न ज्यादा मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन करके इनको मैनेज किया जा सकता है अच्छे से, यानी अपने पैसों को अलग अलग एसेट्स में बांटना ताकि रिस्क कम हो और कंसिस्टेंट रिटर्न मिल सके। पहले हम फिक्स्ड इनकम या डेट इंस्ट्रूमेंट से शुरुआत करते हैं क्योंकि ये रिलेटिवली सेफ माना जाता है, ज्यादातर इंटरेस्ट के रूप में। इसका मकसद है आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देना और रेगुलर इनकम का सोर्स क्रिएट करना। ट्रेडिशनल तरीके जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स वगैरह, ये सब फिक्स्ड इनकम के एग्जांपल्स हैं। इसमें रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि बैंक या सरकार गारंटी का रूप लेते हैं, लेकिन रिटर्न्स भी कम होते हैं, आजकल 5 से 7% पर एनम। इनके कम इंटरेस्ट के चलते लोग आजकल दूसरे फिक्स्ड इनकम एसेट्स भी देखने लगे हैं, तो उनमें बॉन्ड सामने आते हैं, गवर्नमेंट और कंपनी बॉन्ड्स। ये एक तरह का लोन होता है जो आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को दे रहे हो, बदले में वो आपको इंटरेस्ट देते हैं फिक्स्ड इंटरवल्स पर और मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल वापस। गवर्नमेंट बॉन्ड्स बहुत सेफ होते हैं पर इनका रिटर्न भी एफडी जैसा या थोड़ा ज्यादा होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और थोड़ा ज्यादा रिटर्न देते हैं इससे, पर उनमें कंपनियां क्रेडिट रिस्क भी मौजूद होता है। यानी इनमें इन्वेस्ट करने के भी कई जरिए आ गए हैं, जैसे विंट वेल्थ हमारे आज के स्पॉन्सर। इसमें सिर्फ 10,000 रुपए से शुरुआत करके आप 9 से 12% तक के हाई यील्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनको सीनियर सिक्योर बॉन्ड्स, जिसमें कुछ एसेट्स या कोलैटरल से सिक्योर रहते हैं ताकि डिफॉल्ट का रिस्क कम हो। एक कंपनी बॉन्ड जब इशू करती है, आप उसमें मान लो 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और कंपनी का इंटरेस्ट रेट है 10%, तो आपको 1,000 रुपए हर साल मिलेंगे। अगर बॉन्ड की मैच्योरिटी 1 साल में है तो 1 साल बाद आपको आपका इन्वेस्टमेंट जो आपने डाले थे 10,000 रुपए, वो वापस मिल जाएंगे पूरे। एक रियल लाइफ बॉन्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, नवी, जो 2 अप्रैल 2025 को आया। मान लो उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए है और यील्ड टू मैच्योरिटी 11%, तो ये आपका इफेक्टिव एनुअल रिटर्न होगा। ये यील्ड टू मैच्योरिटी थोड़ा हाई इसलिए लगता है क्योंकि ये एज्यूम करता है कि आपको जो इंटरेस्ट मिलता रहेगा और उससे आप दोबारा इन्वेस्ट करोगे। मैच्योरिटी मान लो 13 महीने की है, इसका मतलब है कि ये बॉन्ड अगले 13 महीने में मैच्योर हो जाएगा, मतलब रिलेटिवली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। रेटिंग भी ये है। इस बॉन्ड को क्रेडिट एजेंसीज जैसे CRISIL, ICRA ने A रेटिंग दी है। रेटिंग जितनी हाई होती है बॉन्ड का रिस्क उतना ही कम होता है। इसकी और डिटेल्स देखें तो 131 करोड़ रुपए ऑलरेडी रीपे किए जा चुके हैं इन्वेस्टर्स को इस बॉन्ड के जरिए। 30,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने इस पे पार्टिसिपेट किया था, जिनके 100% रिपेमेंट टाइम पर भी दी गई है। विंड वेल्थ की खास बात यह है कि ये हर बॉन्ड इशू का 2% हिस्सा अपने पास रखते हैं, यानी कंपनी भी हर इशू में अपना पैसा लगाती है और मैच्योरिटी तक होल्ड करती है। इससे उनका फायदा भी है और इन्वेस्टर्स का भी जो उससे जुड़े हैं। अगर बॉन्ड अच्छा परफॉर्म करेगा तो सबको फायदा, अगर नुकसान हुआ तो कंपनी भी स्टेक लूज कर सकती है। ये एक ट्रस्ट फैक्टर है जिससे निवेशक का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके अलावा विंड वेल्थ हर बॉन्ड और इशूअर की
क्वार्टरली ऑडिट्स भी करवाते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए एक डैशबोर्ड मिलता है जहां वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं हर महीने और क्वार्टर में, और देख सकते हैं कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। बहुत आसान है इसमें इन्वेस्ट करना, सीधे अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई या नेट बैंकिंग के थ्रू। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं विंट पर, तो वो बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट रहता है, जैसे कि एनएससी बीएससी के डेट सेगमेंट में। इसका फायदा ये है कि अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाए मैच्योरिटी से पहले ही, तो आप अपने बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट में बेचकर लिक्विडिटी भी पा सकते हैं। यानी पैसा लॉक नहीं है पूरी ड्यूरेशन के लिए, जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हो, मगर उसका प्राइवेट मार्केट पर डिपेंड होगा कि कितना रेट रहता है उस टाइम। पहले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए इतना आसान नहीं था। उनका फेस वैल्यू ही 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का होता था। दूसरा, सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड्स खरीदना बेचना भी मुश्किल था। लेकिन अब नए प्लेटफॉर्म्स और फिनटेक के आने से बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। हालांकि ये बॉन्ड्स फिक्स रिटर्न देते हैं, पर फिर भी कुछ रिस्क रहता है, जैसा उन्हें इशू करने वाली कंपनीज या सरकार डिफॉल्ट ना कर जाए। इसलिए हमेशा डाइवर्सिफाई करना इंपॉर्टेंट रहता है और अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना जरूरी है। प्रॉपर रिसर्च करें, अपने पैसे कहीं भी डालने से पहले किसी की बात बिना रिसर्च के ना माने। इक्विटी की बात करते हैं अब। इसका मतलब है कंपनियों में हिस्सा लेना, चाहे सीधे शेयर्स खरीद के या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड से। मान लो आपने टाटा में स्टॉक्स लिए, तो आप उसके छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। कंपनी ग्रो करेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आपके स्टॉक्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और अगर कंपनी नुकसान में जाएगी तो आपके शेयर की भी वैल्यू गिरती चली जाएगी। यानी रिस्क भी ज्यादा है और रिवॉर्ड भी ज्यादा। राकेश झुनझुनवाला जैसे लोगों ने स्टॉक मार्केट से ही अपनी वेल्थ बनाई है, पर उसके लिए उन्होंने रिसर्च, पेशेंस और हिम्मत दिखाई। सही जानकारी और लॉन्ग टर्म का सोचकर इन्वेस्ट करो तो रिस्क कम हो सकता है। पिछले 40 सालों में सेंसेक्स और निफ्टी ने एवरेज 12 से 15% तक का एनुअल रिटर्न दिया है। राकेश झुनझुनवाला ने एक मंत्र दिया था, बाय राइट होल्ड टाइट, यानी सही स्टॉक खरीदो और लंबे समय तक होल्ड करो। उनके पोर्टफोलियो में टाइटन, क्रिसिल, लुपिन जैसे स्टॉक्स थे जिन्होंने 10 से 20 साल में मल्टी फोल्ड रिटर्न्स दिए। उन्होंने टाइटन के शेयर तब लिए जब उसकी वैल्यू कुछ करोड़ की ही थी। आखिर में टाइटन की वैल्यू उनके पोर्टफोलियो में हजारों करोड़ की हो गई, वो भी ज्यादातर कंपाउंडिंग और कंपनी ग्रोथ की वजह से। इसी के दम पर उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए की जो थी, उसे 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति में बदल दिया अपनी मौत तक। अगर रिसर्च करके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करें और पैनिक में बेचने की जगह पेशेंस रखें, तो इक्विटी में अच्छी वेल्थ बनाई जा सकती है। मगर सीधे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल, इंडस्ट्री सब समझ के चूज करना पड़ता है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं, डोंट इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू डोंट अंडरस्टैंड। इसलिए म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में निवेश करना आसान रास्ता है इक्विटी में पार्टिसिपेट करने का। म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ में आप डायरेक्टली कंपनी का स्टॉक खरीदने के बजाय एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर को पैसे देते हो, जिसे वो अपने हिसाब से 40-50 अलग अलग स्टॉक्स या बॉन्ड्स में डाल देता है। इसमें आपको स्टॉक सेलेक्ट नहीं करने पड़ते खुद से, जिसमें रिस्क भी कम होता है और डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है। ज्यादातर लोगों के लिए पैसिव फंड्स बेहतर हैं, क्योंकि प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स भी हर साल इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न नहीं निकाल पाते। डाइवर्सिफिकेशन से अगर कोई एक कंपनी खराब परफॉर्म भी करे तो पूरे पोर्टफोलियो पर बहुत बुरा असर नहीं पड़ता, दूसरी कंपनीज बैलेंस कर लेंगी उसे। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब अपने इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना। इसके अलावा हर किसी के पास टाइम या एक्सपर्टीज नहीं होता स्टॉक्स छान छान कर ढूंढने का। फंड में ये काम क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स करते हैं रिसर्च टीम के साथ, तो आप अपना काम करते हुए इन्वेस्टिंग उन पर छोड़ सकते हो। इतना नहीं, इनमें आप 500 या 1000 रुपए महीने से शुरू कर सकते हो SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए। छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्यूमुलेट हो सकते हैं टाइम के साथ और बड़ा कॉर्पस बना देते हैं। इनको खरीदना बेचना भी आसान है, ऑनलाइन कर सकते हैं ये सब कुछ, और ये हाईली रेगुलेटेड भी है सेबी द्वारा, तो ट्रांसपेरेंसी भी मौजूद रहती है। एक और चीज याद रखें, म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न डायरेक्टली मार्केट से जुड़ा होता है। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो आपके फंड की वैल्यू भी, पर अगर आपने सही फंड चूज करके लंबे टाइम के लिए रखा है 5-10 साल से ज्यादा, तो हिस्टोरिकली इसने 10 से 15% तक का CAGR यानी रिटर्न दिया है हर साल एवरेज में, FD से काफी बेहतर। म्यूचुअल फंड के अलावा एक और इनडायरेक्ट रूट है इक्विटी में जिसका क्रेज बढ़ रहा है रिसेंटली, ETFs
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ETFs असल में म्यूचुअल फंड ही हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। आप इन्हें शेयर्स की तरह खरीद बेच सकते हो अपने डीमैट अकाउंट से। जैसे निफ्टी 50 का एक ETF है, गोल्ड ETF है, भारत बॉन्ड ETF जो PSU बॉन्ड्स में निवेश करता है। इनके मैनेजमेंट फीस म्यूचुअल फंड से भी कम हो सकती हैं, खासकर इंडेक्स ETFs की। म्यूचुअल फंड के 0.1 से 0.5% के सामने ETFs में 0.05 से 0.2% चार्जेस लगते हैं, क्योंकि ये इंडेक्स को फॉलो करते हैं। आपको पता है कि ETF के अंदर क्या होल्डिंग्स हैं और कितना वेटेज है। रियल टाइम वैल्यू पता चल जाती है और आप कभी भी मार्केट आवर्स के बीच में बेच सकते हो उसे। और इसमें भी कम अमाउंट से शुरू कर सकते हो, 100-200 रुपए से भी। सपोज करो आपको डायरेक्ट स्टॉक पिक नहीं करना, म्यूचुअल फंड से भी बेहतर आपको लगता है कि इंडेक्स से ही ले लेते हैं, तो ETF बेस्ट है। बस डीमैट अकाउंट चाहिए और आप ETF खरीद सकते हो। आजकल गोल्ड ETFs भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। आप बिना फिजिकल गोल्ड रखे डिजिटल फॉर्म में गोल्ड ETF के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ETFs 24 कैरेट प्योरिटी गोल्ड में बैक्ड होते हैं। ज़ीरोधा CEO निखिल कामत ने रिसेंटली बोला कि साल 2000 से 2024 तक गोल्ड ने निफ्टी से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं इंडिया में। इसलिए भी गोल्ड ETFs पॉपुलर हो रहे हैं। अब यहाँ एक लेसन ये है कि डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, सिर्फ एक एसेट पर भरोसा करना ठीक नहीं। अच्छे पोर्टफोलियो में थोड़ा इक्विटी, थोड़ा गोल्ड, थोड़ा बॉन्ड सब होना चाहिए। अब हम गोल्ड और रियल एस्टेट की बात करते हैं। सोना तो हमारे कल्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है काफी समय से। इन्वेस्टमेंट के लिए भी जरूरी है। जब महंगाई बढ़ती है या इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी होती है, सोने का दाम बढ़ने लगता है। इंडियंस ने हमेशा से इसमें निवेश करके अपनी संपत्ति को बनाए रखा है, खासकर जब स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। इसमें इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता, लेकिन प्राइस लगातार बढ़ता ही रहता है। पर ये काफी सिक्लिकल होता है। जैसे 2000 के दशक में इसके रेट बहुत बढ़े, फिर कई साल स्थिरता आई, लेकिन फिर पिछले 2 सालों में काफी उछाल देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म 10-20 साल में गोल्ड एवरेज 8 से 10% तक का रिटर्न देता है, लेकिन पिछले 24 सालों में इसने काफी अच्छा दिया है, 10 से 12% CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। 1970 से अब तक ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस ने लगभग 8% के आसपास CAGR दिया। इंडिया में रूपी डिप्रिसिएशन के कारण सोने को और बेनिफिट मिला है। ये इक्विटी जितना हाई तो नहीं है, पर FD से बेहतर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसमें रिस्क कम है, क्योंकि गोल्ड का मार्केट वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा, उसकी इनहेरेंट वैल्यू होती है। पहले लोग गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में रखते थे, लेकिन उसमें चोरी का डर, लॉकर का खर्चा और प्योरिटी की टेंशन रहती थी। अब नए जमाने में सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स, SGBs और गोल्ड ETFs आ गए हैं, जिससे आप बिना फिजिकल रखे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड एक इंश्योरेंस की तरह भी है। बुरा वक्त आए, मार्केट क्रैश, वॉर या रिसेशन, तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को बचा सकता है। और इंडिया में शादी में गोल्ड का बहुत इस्तेमाल वैसे ही होता रहा है, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट की नजर से पहले ही खरीद लेना समझदारी है। इन हाउस होल्ड के एसेट में गोल्ड 15% हिस्सा बनाता है। रियल एस्टेट एक और फेवरेट एसेट है हमारे देश में। जमीन या मकान में पैसे लगाना लोग सेफ इन्वेस्टमेंट मानते आए हैं काफी समय से। रियल एस्टेट का अट्रैक्शन है टेंजिबल एसेट होना। आपके पास कुछ फिजिकल है जो आप इस्तेमाल भी कर सकते हो या बेच सकते हो बाद में। पिछले 25-30 सालों में कई जगह दाम 5 से 10 गुना तक बढ़ गए हैं रियल एस्टेट में, पर हर जगह ऐसा नहीं होता। अगर आपने सही लोकेशन पर लिया और डेवलपमेंट हुआ आसपास, तो प्राइस डबल ट्रिपल हो सकता है कुछ साल बाद। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी को रेंट पर डालते हो, तो महीने का एक स्टेबल पैसिव इनकम भी जनरेट हो सकता है। लेकिन रियल एस्टेट की कमियां भी बहुत हैं, जैसे इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। शुरू में एक फ्लैट खरीदने जाओ तो 50 लाख से 5 करोड़ रुपए लग जाते हैं, तो ये सबके लिए एक्सेसिबल नहीं होता, खासकर यंग लोगों के लिए। जरूरत पड़ने पर प्रॉपर्टी को बेचकर पैसा हाथ में आने तक काफी टाइम लग जाता है। स्टॉक या बॉन्ड की तरह तुरंत सेल नहीं कर सकते जब चाहे, कई महीने लग सकते हैं बायर्स ढूंढने में भी, तो लिक्विडिटी थोड़ी कम रहती है। ऊपर से मेंटेनेंस का खर्चा, प्रॉपर्टी टैक्स, सोसाइटी चार्जेस वगैरह, वो सब भी बहुत हो जाता है। रिस्क भी रहता है, अगर कोई प्रॉपर्टी इशू हो गया हो या वो लोकेशन नहीं चली तो सारा पैसा डूब जाएगा। अपना घर होना एक इमोशनल गोल भी है कई लोगों के लिए, जो बुरा बिल्कुल नहीं है, मगर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना, खासकर दूसरी प्रॉपर्टी, अच्छा आइडिया नहीं माना जाता। ये तभी सोचना चाहिए जब आपके पास काफी फंड्स हो और पहले से स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड इन सब में डाइवर्सिफाई करके रखा हो। अब तो REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट
भी आ गए हैं जिनमें आप म्यूचुअल फंड की तरह थोड़ा थोड़ा करके रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में पैसे डाल सकते हो, जैसे मॉल, ऑफिस, कमर्शियल प्रॉपर्टी, ऐसे इन सब में कुछ हिस्सा। ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, तो कम इन्वेस्टमेंट से भी रियल एस्टेट में घुसा जा सकता है। इससे इंडिया में रियल एस्टेट रिटर्न लोकेशन और टाइमिंग पर बहुत डिपेंड करता है। मेट्रो सिटीज में जिन्होंने 1990s या 2000 में सस्ता फ्लैट लिया, वो 2020 के दशक में करोड़ोंपति बन गए प्रॉपर्टी के दाम से ही अकेले। पर जिन लोगों ने 2013-14 में पीक पर रियल एस्टेट लिया, उनको अगले 5 से 7 साल कोई रिटर्न नहीं मिले ज्यादा, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट स्टैग्नेंट सी हो गई थी और अब कोविड के बाद से इतनी तेजी से बढ़ी है जितना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये भी सिक्लिकल है। ओवरऑल हिस्टोरिकली लैंड या बिल्डिंग्स ने इन्फ्लेशन को हटाकर 5 से 10% तक का एप्रिसिएशन दिया होगा हर साल, पर बहुत वेरिएशन के साथ। भारतीयों के पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट ही सबसे बड़ा हिस्सा रखता है उनका। इंडियन हाउसहोल्ड्स का 51% वेल्थ यानी आधे से ज्यादा सिर्फ रियल एस्टेट में है। फाइनेंशियल लिटरेसी की अगली सीढ़ी है पैसिव इनकम को समझना। इसका फंडा है कि सिर्फ तुम ही पैसों के लिए काम ना करो, बल्कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे। ऐसे इनकम जो एक्टिव काम किए बिना ही आते रहें। एक्टिव इनकम वो होती है जो आप अपनी नौकरी या बिजनेस से रोज कमाते हैं, जहां आपको समय और मेहनत लगानी पड़ती है। मगर पैसिव इनकम वो है जो इन्वेस्टमेंट से, एसेट से या साइड बिजनेस से आती है बिना रोज काम किए। जैसे बैंक एफडी का ब्याज या बॉन्ड का इंटरेस्ट। आपने एक बार पैसा डाला और हर महीने या क्वार्टर इंटरेस्ट आता रहा। रियल एस्टेट का किराया जो आपकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हो उसका। स्टॉक या डिविडेंड अगर आपने ऐसे शेयर में निवेश किया है जो ये देते हैं। कई कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में देती हैं। आईटीसी जैसी कंपनी का डिविडेंड 3 से 5% तक होता है। मतलब अगर आपके पास 10 लाख रुपए के शेयर्स हैं तो साल का 30 से 50 हजार रुपए डिविडेंड मिल सकता है आपको। लेकिन ध्यान रखें, डिविडेंड गारंटी नहीं होता, कंपनी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है और बोर्ड अपना डिसीजन कभी भी बदल भी सकता है। यंग एज में पैसिव इनकम बनाना लाभदायक हो सकता है आगे के लिए। नए जमाने में लोग ऑनलाइन साइड हसल्स और डिजिटल प्रोडक्ट से भी पैसिव इनकम निकाल पा रहे हैं। सोचो अगर वो सफल हो जाए तो 10 साल बाद तुम्हारी पैसिव इनकम ही इतनी हो जाए कि तुम्हें काम करने की जरूरत ना पड़े। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता होता है। कंपाउंडिंग प्लस पैसिव इनकम एक पावरफुल कॉम्बो होता है। अगर आपका महीने का खर्चा 40,000 रुपए है और आपने ऐसे एसेट्स बना लिए जो आपको हर महीने 40,000 रुपए दे रहे हैं इंटरेस्ट, रेंट या डिविडेंड से, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। फिर आपको ज़रूरत नहीं नौकरी सिर्फ पैसों के लिए करना। आप चाहे तो रिटायर भी हो सकते हैं या पार्ट टाइम काम करें या अपने पैशन को परस्यू करें। पैसे की टेंशन कम हो जाएगी क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए कमा रहे होंगे। आप जब भी कोई एसेट खरीदें तो अपने आप से पूछें कि इससे मुझे फ्यूचर में कैश फ्लो आएगा क्या? अगर हाँ, तो वो एसेट आपको फाइनेंशियली फ्री होने में मदद करेगा। जैसे अगर आप एक कार खरीदते हैं तो वो एसेट नहीं लायबिलिटी है, क्योंकि उस पे आप पैसे खर्च कर रहे हैं मेंटेनेंस में और वो आपके लिए इनकम भी नहीं बनाएगा। लेकिन अगर वो ही कार रेंट पे दे दें तो वो पैसे बना सकती है आपके लिए, इसीलिए यहाँ पर वो एसेट कहलाई जाएगी। तो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स और बजट बनाएं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या कुछ और। फिर अपनी इनकम एक्सपेंसेस देखकर मंथली कितना इन्वेस्ट कर सकते हो ये बजट तैयार करो। जितनी इनकम है उसका पहले 10 से 20% इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल दो, बाकी से खर्च चलाओ अपने घर का। इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले 3 से 6 महीने का खर्चा एक इमरजेंसी फंड, बैंक या एफडी में रख लो, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उसको इस्तेमाल कर सको। इससे कोई भी मेडिकल या जॉब लॉस सिचुएशन आए तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचने पर मजबूर ना हो। साथ ही अपने और परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लें। किसी भी जगह पैसा डालने से पहले प्रॉपर रिसर्च भी करनी चाहिए। छोटी अमाउंट से शुरुआत करो और कंसिस्टेंट रहो हर महीने। साथ ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो। इन्वेस्टमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे समझना जरूरी है और सोच समझ के ही कदम लेना चाहिए। धीरे धीरे लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी भी बढ़ रही है देश में। जहां पहले लोग रियल एस्टेट और गोल्ड में सबसे ज्यादा पैसे डालते थे, आज ट्रेंड बदल रहा है थोड़ा। यूथ अब स्टॉक मार्केट में भी इंटरेस्ट लेने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 तक 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं इसमें, जो 2015 में 2 करोड़ से भी कम था। यानी 10 साल में 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है, जो काफी इंप्रेसिव है। लेकिन अभी लंबी राह बाकी है। इंडिया में यूएसए से 4 गुना आबादी होने के बाद भी उनसे 1/4 लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो अभी काफी आगे जाना है उनसे भी आगे निकलने के लिए। आज डिजिटल जमाने में कई प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे विंडवेल्थ, जिन्होंने इन्वेस्ट करना इतना आसान बना दिया है कि 10 मिनट में डीमैट अकाउंट बनाकर आप शुरुआत कर सकते हैं।
नॉलेज के लिए इंटरनेट पर अनेकों वीडियोस और ब्लॉग्स मौजूद हैं, यानी अब बहाने के लिए कुछ नहीं बचा, ना टाइम का बहाना ना एक्सेस का बहाना। आज ही स्टार्ट कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.